दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो दिक्कत कोई नहीं है। आज की सबसे पहली खबर बॉलीवुड के बारे में नहीं है बल्कि क्रिकेट के बारे में है। कपिल देव साहब अपने जमाने के बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं और युवराज के फादर योगराज को सारी जिंदगी हो गई कंट्रोवर्सी करते हुए। योगराज एक ऑलराउंडर आदमी है, क्रिकेट भी खेला है, फिल्मों में भी काम करता है, पॉलिटिक्स में भी है, कोई ना कोई ऐसा बयान देता रहता है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी होती रहती है। तो अब योगराज ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब मुझे कभी इंडिया की टीम से निकाला गया था और कपिल देव ने निकलवाया था तो मैं तमंचा लेकर कपिल देव के घर पर पहुंच गया था और मेरा इरादा यह था कि कपिल देव को छोड़ूंगा नहीं। मैंने उसके घर पर जाकर बाहर खड़े होकर खूब गालियां दी। तब कपिल देव अपनी मां के साथ बाहर आया। उसकी मां ने बहुत मिन्नतें की। उसकी मां ने कहा कि मेरे बेटे की वजह से तुम्हारे को टीम से नहीं निकाला गया। तब जाकर मैंने कपिल देव को छोड़ा, नहीं तो मेरा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि योगराज खुद ही कह रहा है कि यह एक क्रिमिनल आदमी है, क्योंकि अगर इसके पास तमंचा था वो भी बिना लाइसेंस का तो यह एक क्राइम है। अगर यह खुद ही कह रहा है कि किसी को मारने के लिए गया था तो यह भी एक क्राइम है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर फौरन ही एफआईआर होनी चाहिए और इसको फौरन ही जेल में डाला जाना चाहिए। जबकि आप सभी जानते हैं कि संजय दत्त ऐसे ही एक केस में 5 साल तक जेल में रहा है। भाई साहब, संजय दत्त का जो केस था ना, वो ऐसा था कि मुंबई पुलिस ने सिर्फ एक स्प्रिंग कोर्ट में दिया था कि ये स्प्रिंग उसी हथियार का है जो संजय दत्त के पास था। हालांकि संजय दत्त के पास से कोई भी हथियार बरामद नहीं हुआ था। तो अगर संजय दत्त एक ऐसे केस में 5 साल जेल में रह सकता है तो योगराज तो खुलेआम कह रहा है कि भाई मैं तमंचा लेकर गया था जिसका लाइसेंस मेरे पास नहीं था और मैं कपिल देव को मारना चाहता था। तो इसको फौरन ही जेल में डाला जाना चाहिए, केस होना चाहिए। जब कपिल देव एक इवेंट में पहुंचा और मीडिया वालों ने कपिल देव से पूछा कि सर ऐसा ऐसा योगराज ने कहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, तो कपिल देव ने कहा कि भाई योगराज कौन है, मैं तो जानता ही नहीं हूं। अगर मैं किसी ऐसे आदमी के बारे में जानता तो मैं जरूर कमेंट करता, मैं जरूर आपको बताता कि भाई क्या हकीकत है, लेकिन मैं ऐसे किसी आदमी को जानता ही नहीं हूं, ना मैं ऐसे किसी आदमी से अपनी जिंदगी में मिला हूं, तो मैं ऐसे किसी आदमी के बारे में कमेंट कैसे करूं जिसको मैं जानता ही नहीं हूं। बात ही खत्म हो गई। बताओ, मतलब कपिल देव ने योगराज की इतनी भारी बेइज्जती कर दी जिसकी कोई इंतहा नहीं। जहां योगराज ये बताना चाह रहा है कि वो तो कपिल देव के बराबर का प्लेयर था, वहीं कपिल देव ने ये कह दिया है कि मैं तो उसको जानता ही नहीं हूं, जिंदगी में कभी मिला ही नहीं उस बंदे से। योगराज सिंह शेट्टी वो आप कौन है? क्या आपके घर पे वो गन लेके आ गए थे? कौन है? किसकी बात है? योगराज सिंह कौन है? किसी जमाने में एक फिल्म आई थी स्टाइल, उसमें एक हीरो था साहिल खान। आज की तारीख में साहिल खान एक एक्टर नहीं है बल्कि बिजनेसमैन है। साहिल खान ने अभी अभी एक लड़की से शादी की। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले महादेव ऐप के घोटाले के चक्कर में मुंबई पुलिस ने साहिल खान को अरेस्ट किया था। कई महीनों तक साहिल खान जेल में रहा था और मुझे जहां तक पता है साहिल खान ने जेल में जाने से पहले ही शादी कर ली थी। लेकिन साहिल ने अब सोशल मीडिया पर दुनिया को बताया है कि ये लड़की है जिससे मैंने शादी की है, ये मेरी वाइफ है और इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब ये मुस्लिम बन गई है। और आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का आज क्या हाल है, कोई भी किसी को भी गालियां देता है। तो जाहिर सी बात है, जब साहिल खान ने एक ऐसी बात की कि भाई उसने एक लड़की को मुसलमान बनाया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो भड़क उठे, जिन्होंने खूब गंदी गंदी गालियां दी साहिल भाई को। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि साहिल भाई ने शादी कर ली, बहुत अच्छा है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन उनको सोशल मीडिया पर दुनिया को यह बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि भाई उन्होंने उस लड़की को इस्लाम कबूल करवाया है। लेकिन ये उनकी पर्सनल जिंदगी है, तो जाहिर सी बात है उनकी मर्जी है कि वो दुनिया को क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना नहीं चाहते। बिग बॉस का आखिरी हफ्ता चल रहा है और बस 3-4 दिन के बाद ही ये फैसला हो जाएगा कि किसने इस साल का बिग बॉस जीता है। पुराने जमाने की हीरोइन शिल्पा भी इस बिग बॉस में थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि शिल्पा जी टॉप 3 में तो जरूर होंगी, क्योंकि वो अपने वक्त में बहुत फेमस हीरोइन रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शिल्पा टॉप 5 में भी नहीं पहुंची, घर से बाहर हो गई है। और अब घर में ऐसे 2 दावेदार हैं जो इस साल का बिग बॉस जीत सकते हैं, करणवीर मेहरा और विवियन। बिग बॉस में आने से पहले करणवीर को मैं नहीं जानता था, विवियन को जानता था, क्योंकि विवियन काफी सीरियल्स कर चुका है। तो इसका मतलब यह है कि विवियन करणवीर से काफी ज्यादा फेमस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल का बिग बॉस विवियन ही जीतेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस के जीतने के किसी के कैरियर को घंटा फर्क नहीं पड़ता।
पड़ता। शायद बिग बॉस जीतने से कुछ पैसे जरूर मिल जाते होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आप खुद ही देख लीजिए कितने लोगों ने बिग बॉस जीता है और आज वो लोग कहां हैं। उनमें से कोई भी बेचारा फिल्मों में नहीं है, सीरियल्स में भी नहीं है। शायद सहारनपुर का एक लड़का था आशुतोष, उसने जीता था। विंदु दारा सिंह, शिल्पा शिंदे और भी ना जाने कितने लोगों ने इस शो को जीता था, लेकिन उनके पास आज की तारीख में फिल्मों में कोई काम नहीं है। जबकि बुढ़ऊ ने 2-3 दिन पहले ही स्टेज पर आकर यह कहा था कि जो लोग भी बिग बॉस में आए हैं वो सब सुपरस्टार बन चुके हैं। मैं बुढ़ऊ को यह बताना चाहता हूं कि आज तक 500 to 600 लोग हिंदी का बिग बॉस कर चुके हैं और उनमें से किसी के भी पास शायद आज कोई काम नहीं है। अगर कोई काम कर रहा है तो बेचारा छोटे मोटे काम कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बिग बॉस में आने से, बिग बॉस को जीतने से बॉलीवुड का कोई लेना देना नहीं है। बॉलीवुड की फिल्मों में काम नहीं मिलता है। शिल्पा शिंदे जो खुद बिग बॉस की विनर है, उसने ये भी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है कि जो कोई भी विनर होता है वो फिक्स होता है। कलर्स टीवी वाले जिसको भी शो जिताना चाहते हैं वही विनर होता है। पब्लिक की वोटिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये मैं भी कंफर्म करता हूं, शिल्पा से एग्री करता हूं कि बिग बॉस वाले जिसको जिताना चाहते हैं वही जीतता है। पब्लिक की वोटिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो लोग भी वोटिंग करते हैं वो सिर्फ अपने पैसे खराब करते हैं। उनकी वोटिंग से ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। आप सभी जानते हैं कि पिछले फ्राइडे को रामचूरन की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है गेम चेंजर, जिसको पैन इंडिया फिल्म बताया गया था, जो बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म है और जो बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है। पहले दिन इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था 40 करोड़ नेट का। मैं आपको यह बता दूं कि ग्रोस बिजनेस में और नेट बिजनेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कम से कम 20% का डिफरेंस होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे निर्माता हैं जो नेट बिजनेस नहीं बताते, ग्रॉस बिजनेस बताते हैं। हालांकि ग्रॉस बिजनेस से निर्माता का कोई लेना देना नहीं है। जो निर्माता का शेयर बनता है वो नेट बिजनेस से बनता है। लेकिन निर्माता पूरी दुनिया का ग्रॉस बिजनेस बताते हैं जिनका उनको खुद भी पता नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि पब्लिक को यह लगे कि यह फिल्म बहुत जबरदस्त बिजनेस कर रही है तो उनको भी इस फिल्म को देखना चाहिए। तो जबकि इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड रियल बिजनेस सिर्फ 40 करोड़ था, लेकिन इस फिल्म के निर्माताओं ने बताया कि 160 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस हुआ है। मैं आपको यह भी बता दूं कि सभी निर्माता 15 to 25% बढ़ाकर ही बिजनेस बताते हैं, लेकिन यह एक ऐसा बिजनेस था जो किसी के भी गले नहीं उतरा। यानी कि यह बिजनेस रियल बिजनेस का 6 टाइम ज्यादा था। तो अगर 6 टाइम ज्यादा देंगे तो जाहिर सी बात है किसी के भी गले नहीं उतरने वाला। यही वजह है कि ट्रेड ने भी ऑब्जेक्शन लिया, मीडिया ने भी ऑब्जेक्शन लिया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बॉलीवुड में जिन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन लिया। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट किया और दुनिया से कहा कि यह फेक बिजनेस है, झूठा बिजनेस है, इस बिजनेस का रियल बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। और यही वजह है कि गेम चेंजर के बनाने वालों की बहुत भारी बेइज्जती हो गई, क्योंकि अब सभी को पता चल गया कि यह बहुत ज्यादा फेक बिजनेस था, ये रियल बिजनेस के कहीं आसपास भी नहीं था। तो एक तो ये फिल्म बहुत ज्यादा महंगी थी, तकरीबन 500 करोड़ की थी, 400 करोड़ रुपए निर्माताओं के डूब गए और ऊपर से बेइज्जती भी हो गई। और रामचूरन की तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है। कसम रावण की बॉलीवुड में एक डायरेक्टर है जिसका नाम है SLB, बॉलीवुड का बहुत बड़ा डायरेक्टर है। ये एक ऐसा डायरेक्टर है जिससे कोई भी एक्टर कहानी नहीं पूछता। ये एक ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ कोई भी काम करने से मना नहीं करता। ये एक ऐसा डायरेक्टर है जिसको मिलने का सपना छोटे मोटे एक्टर्स देखा करते हैं। इमरान हाशमी जैसे एक्टर ने मुझसे एक बार कहा था कि भाई साहब एक बार मुझे SLB से मिलवा तो दे, भले ही वो मुझे काम ना दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरी मुलाकात तो करा दे यार। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि SLB की क्या पोजीशन है बॉलीवुड में और वो कितना बड़ा डायरेक्टर है। हाथी के छोटे बच्चे भारती सिंह के हस्बैंड को भी आप जानते हैं जिसका नाम है हर्ष। SLB ने डबल ढोल की रणवीर सिंह के साथ एक फिल्म बनाई थी रामलीला और हर्ष उसी फिल्म में SLB का असिस्टेंट था। तो हर्ष ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब वो SLB के साथ काम कर रहा था तो उसने देखा कि SLB बहुत सारे लोगों को गंदी गंदी गालियां देता है, मां बहन की गालियां देता है। और जब मैंने उसको गालियां देते हुए देखा तो मैं अगले दिन वापसी काम पर गया ही नहीं। मैं डर गया कि कहीं किसी दिन मुझे भी गालियां ना पड़ जाएं। मैंने अपने सामने SLB को इस तरह से कभी गालियां देते हुए नहीं देखा, लेकिन ये बात मैंने और भी कई लोगों से सुनी है कि हाँ SLB गालियां देता है। और मेरे ख्याल में SLB का गालियां देने का हक बनता है। वो इतना बड़ा डायरेक्टर है कि भाई जिसको गालियां खानी है वो उसके साथ काम करे, जिसको गालियां नहीं खानी ना करे। क्या
फर्क पड़ता है एसएलवी को, समझ रहे हो ना। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जो जीना ही नहीं चाहता था, जिसने खुदकुशी कर ली थी। बॉलीवुड के ऊपर खुदा का ऐसा करम है कि यहां नए नए लोग आते रहते हैं, अपना पैसा उड़ाते रहते हैं और बॉलीवुड वालों का किचन चलाते रहते हैं। बॉलीवुड में एक ट्रक जैसा कोरियोग्राफर है जिसका नाम है गणेश आचार्य, जो 5 धड़ी खाता है 5 धड़ी हकता है। यह बंदा किसी ना किसी नए निर्माता को फंसाता रहता है, एक्टर बनता रहता है, फिल्में करता रहता है। और आप यकीन कीजिए जो इस मोटे के स्टाफ मेंबर है ना, वो भी इसकी फिल्म को नहीं देखते, लेकिन ये किसी ना किसी को फंसाता रहता है। 1-2 साल पहले इसकी बहुत ही वाहियात सी फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें रवि किशन भी था। वो एकदम भोजपुरी फिल्म थी और उस फिल्म में पैसा लगा था वसीम कुरैशी का। कुरैशी वही आदमी है जिसका नाम आया था महादेव ऐप घोटाले में, जो हिंदुस्तान से भागा हुआ है, हिंदुस्तान में वांटेड है। तो गणेश ने उस फिल्म में वसीम के तकरीबन 12 करोड़ रुपए उड़ाए थे। अब गणेश मोटे को कोई और नया प्रोड्यूसर मिल गया है, लेकिन ये प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया का। तो गणेश मोटे ने एक फिल्म का ऐलान किया है जिसका नाम है सिर्फ तुम, और इस फिल्म की शूटिंग की जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि निर्माता वहीं का है तो जाहिर सी बात है चूना वहीं जाकर लगाया जाएगा। अब इस बेचारे निर्माता को ऐसा लग रहा होगा कि ये फिल्म बनाने के बाद बॉलीवुड का सबसे बड़ा निर्माता बन जाएगा। इसकी ये फिल्म कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। गणेश मोटा इस निर्माता के कम से कम कुछ नहीं 25-30 करोड़ रुपए तो जरूर उड़वाएगा इस फिल्म में। और इस फिल्म की टोटल रिकवरी होगी 25 लाख रुपए, यानी कि इस फिल्म में जितना भी पैसा लगेगा वो सब गटर में जाने वाला है। आप सभी जानते हैं कमल हासन साहब तमिल फिल्मों के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। वैसे तो कमल हासन साहब ने कई बार शादियां की है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी रखी है, लेकिन उनकी एक वाइफ थी सारिका। सारिका जी अपने वक्त की अच्छी एक्ट्रेस थी और मेरी तो फेवरेट थी। कमल हासन साहब की 2 बेटियां हैं, श्रुति और अक्षरा। श्रुति हर 6-8 महीने के बाद बॉयफ्रेंड बदलती रहती है, दुनिया को बताती रहती है कि अब ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जो नया बॉयफ्रेंड है। श्रुति ने खुद ही अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे बॉयफ्रेंड्स रखना अच्छा लगता है लेकिन शादी करना अच्छा नहीं लगता। ये कमाल की विचित्र फैमिली है। कमल हासन साहब कहीं रहते हैं, श्रुति कहीं रहती है, अक्षरा कहीं रहती है और मां कहीं अलग रहती है। यानी कि इन लोगों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कमाल की फैमिली है। अक्षरा ने कुछ सालों पहले अमिताभ बच्चन साहब के साथ एक फिल्म की थी। उस वक्त मैंने अक्षरा को देखा था, बहुत ही सुंदर लड़की थी। लेकिन अब 2 दिन पहले मैंने अक्षरा को एक इवेंट में देखा और देखकर मेरे होश उड़ गए। इस लड़की ने माल ले लेकर अपनी हालत ऐसी कर ली है भाई साहब कि इस लड़की को यही पता नहीं था कि ये कहीं आई है या नहीं आई है, इसके सामने कौन है कौन नहीं है। मतलब बहुत ही बुरे हाल में थी और ये देखकर मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा। बच्चों की परवरिश माँ बाप ने बहुत अच्छे से करनी चाहिए, बच्चों को इस तरह बर्बादी के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। और अगर आप अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते, तो फिर बच्चे पैदा मत कीजिए ना यार। क्या जरूरी है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि आपको बच्चे पैदा करने ही हैं? और हो सकता है कमल हासन साहब के पास हजारों करोड़ रुपए हो, लेकिन मुझे आप बताइए ऐसी दौलत का क्या फायदा कि कमल हासन साहब अपनी बेटियों को भी संभाल नहीं सकते। ये बात तो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं कि जिंदगी में वक्त किसी का साथ नहीं देता, वक्त किसी का नहीं है और जवानी भी किसी की नहीं है। हर आदमी ने बूढ़ा होना है और हर आदमी ने इस दुनिया को छोड़कर जाना है। रिसेंटली मैंने सुहेल खान साहब को देखा और देखकर भाई साहब मेरे हाथ पैर कांपने लगे। सुहेल को देखकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि सुहेल की यह हालत हो गई है। मुझे नहीं पता कि उनको कोई बीमारी है या वाकई ही वो इतने बूढ़े हो गए हैं। अगर सुहेल भाई को कोई बीमारी है तो मैं दुआ करूंगा कि ऊपर वाला जल्दी ही उनको ठीक करे और वो खुश रहें। धूम एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, 3 धूम्स बन चुकी है, चौथी बनने वाली है। बताया जा रहा है कि धूम 4 में है रणबीर कपूर, जिसकी शूटिंग चालू होगी अप्रैल 2026 में। अगर आज ये बताया जा रहा है कि अगले साल अप्रैल में शूटिंग चालू होगी तो 2, 4, 5, 6 महीने तो यहां वहां रखिए। हो सकता है कि अगले साल एंड में फिल्म की शूटिंग चालू हो। मैं 100% ये नहीं कह सकता कि ये खबर पक्की है, लेकिन 99% ये खबर पक्की हो सकती है। उसकी वजह यह है कि रणबीर कपूर वायरस की फिल्में करता है। धूम एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, तो जाहिर सी बात है अगर रणबीर कपूर उस फिल्म में काम करेगा तो रणबीर कपूर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब जरा रणबीर कपूर की आने वाली फिल्मों को देखिए, कितनी बड़ी बड़ी फिल्में रणबीर कपूर कर रहा है।
रामायण 1 और 2, SLB की फिल्म लव एंड वॉर, एनिमल पार्क और धूम 4। यानी कि ये पांचों ही फिल्में बहुत बड़ी फिल्में हैं। इनमें से कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जो 300 करोड़ से कम का बॉक्स ऑफिस करेगी। यानी कि अगर इन फिल्मों में से कोई फिल्म फ्लॉप भी होती है तो उसका कम से कम 300 करोड़ का बॉक्स ऑफिस तो जरूर होगा। इससे क्लियर हो जाता है कि शाहरुख खान और रणबीर कपूर ही आज के वक्त के सुपरस्टार्स हैं। उनके आसपास कोई तीसरा एक्टर है ही नहीं। मैं आपको यह भी बता दूं कि रणबीर कपूर की अगली 5 फिल्मों का मतलब है कि 2028 तक उनका टाइम बुक हो चुका है। तकरीबन 2028 तक ये फिल्में रिलीज होंगी और इसका मतलब यह है कि 2030 तक रणबीर कपूर सुपरस्टार बना रहेगा। 2030 के बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। कंगना दीदी की फिल्म इमरजेंसी इसी फ्राइडे को रिलीज होने वाली है और रिलीज से पहले ही कंगना बेचारी हिल चुकी है। कंगना ने यह मान लिया है कि अब उसको बॉलीवुड का सपोर्ट चाहिए। बिना बॉलीवुड के सपोर्ट के कंगना सरवाइव नहीं कर सकती। एक बार दो बार नहीं बल्कि ना जाने कितनी बार कंगना ऑफिशियली ये कह चुकी है कि उसने SRK की फिल्म रिजेक्ट की, उसने सलमान की फिल्म रिजेक्ट की, उसने अक्षय कुमार की फिल्म रिजेक्ट की, उसने सभी बड़े स्टार्स की फिल्में रिजेक्ट की क्योंकि उसको उनके साथ काम नहीं करना है। कंगना ने हमेशा यही दिखाने की कोशिश की है कि वो बॉलीवुड की बहुत बड़ी सुपरस्टार है, उनको बड़े बड़े एक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब कंगना दीदी की समझ में आ गया है कि उनके इन बयानों ने उनका बहुत भारी नुकसान कर दिया है। उनका कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो अब कंगना ने 2 बहुत अच्छे बयान दिए हैं। पहला बयान उन्होंने यह दिया है कि अब जिंदगी में वो कोई भी फिल्म किसी पॉलिटिकल इशू पर नहीं बनाएंगी। उसकी वजह यह है कि इमरजेंसी बड़ी ही मुश्किलों के साथ रिलीज हो रही है। जबकि फिल्म के बनाने से पहले कंगना को यह लग रहा था कि वो तो बीजेपी की सपोर्टर है, बीजेपी की सांसद है, तो अगर वो कोई फिल्म इंदिरा गांधी के खिलाफ बनाएगी, कांग्रेस के खिलाफ बनाएगी तो उसको तो बीजेपी सपोर्ट करेगी। वो फिल्म तो फटाफट रिलीज हो जाएगी और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी क्योंकि बीजेपी उसको सपोर्ट करेगी और बीजेपी के सभी सपोर्टर्स उस फिल्म को देखेंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पिछले 6-8 महीनों से कंगना बेचारी दौड़ रही है अपनी फिल्म को रिलीज करने के लिए। फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही थी और बीजेपी पार्टी ही इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रही थी। बड़ी मुश्किलों से अब फिल्म रिलीज हो रही है। तो कंगना की समझ में यह आ गया है कि पॉलिटिकल इशू पर फिल्म बनाना बहुत ही खतरनाक बात है। और मेरे ख्याल में शायद यही वजह है कि पॉलिटिक्स से भी वो ऊब रही है। उसको समझ आ गया है कि पॉलिटिक्स में ज्यादा लंबा वो नहीं चलेगी। तो कंगना की समझ में ये अच्छी तरह आ रहा है कि उसके पास एक ही चारा है कि बॉलीवुड में वापसी करे। तो कंगना का दूसरा अच्छा बयान ये आया है। कंगना ने कहा है कि सलमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं जल्दी ही सलमान के साथ कोई फिल्म करना चाहूंगी। आप देखिए, जो अब तक ये कहती आ रही थी कि मैं तो सलमान के साथ फिल्म करूंगी ही नहीं, मैं तो किसी भी बड़े स्टार के साथ फिल्म करूंगी ही नहीं, मैंने तो इन सभी बड़े स्टार्स की फिल्म को रिजेक्ट किया हुआ है, मैं क्यों इनके साथ काम करूं। वो खुद ही ये कह रही है कि मैं जल्दी ही सलमान के साथ कोई फिल्म करना चाहूंगी। लेकिन कंगना दीदी को यह पता होना चाहिए कि जहां चने होते हैं वहां दांत नहीं होते, जहां दांत होते हैं वहां चने नहीं होते। तो कंगना दीदी, हकीकत यह है कि वो टाइम निकल चुका है जब ये लोग आपके साथ फिल्म करना चाहते थे। अब तो ये लोग खुद ही आपके साथ फिल्म नहीं करना चाहेंगे, तो आप इनके साथ फिल्म कैसे करोगी वो तो बताओ। मैं आपको ये बता दूं कि काफी सालों पहले कंगना दीदी की एक फिल्म रिलीज हुई थी, तन्नू वेड्स मन्नू 2। वो कंगना की आखिरी हिट फिल्म थी। तब से लेकर आज तक कंगना की कोई भी फिल्म नहीं चली। कहने का मतलब यह है कि कंगना आज की तारीख में सुपर डुपर डिसास्टर एक्ट्रेस है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बॉलीवुड का कोई भी बड़ा एक्टर आज की तारीख में कंगना के साथ फिल्म नहीं करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कंगना बेचारी क्या करेगी। आने वाले फ्राइडे को 2 फिल्में रिलीज हो रही है, कंगना दीदी की इमरजेंसी और सीनियर कल्लू भाई अजय देवगन की फिल्म आजाद, जिसमें वो अपने भांजे को लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है आंट देवगन। इन दोनों ही फिल्मों के निर्माताओं ने यह ऐलान किया है कि इन फिल्मों की टिकट प्राइस होगी सिर्फ 99 रुपीज। यानी कि इन दोनों ही फिल्मों के बनाने वालों को ऐसा लगता है कि अगर टिकट की प्राइस सिर्फ 99 रुपीज होगी तो पूरा हिंदुस्तान अपना मकान दुकान घर बार बेचकर इन फिल्मों को देखने जाएगा और ये दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर हो जाएंगी। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि सोनू सूद ने भी ऐसा ही कुछ किया था। उसकी फिल्म फतेह का भी टिकट 99 रुपीज का था। आपको पता ही है कि वो फिल्म कितनी बड़ी डिसास्टर हुई। तो
99 रुपीज टिकट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई फिल्म हिट हो जाएगी। और सीनियर कल्लू भाई की फिल्म आजाद तो अब से 15 दिन पहले सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है, उस फिल्म के रिलीज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि तृप्ति दिमरी को अनुराग बासु की फिल्म से निकाल दिया गया है, जिसका हीरो है कार्तिक आर्यन। मैं आपको ये बता दूं कि ये खबरें बिना सरपैर की खबरें हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस फिल्म का निर्माता है भूषण कुमार, और भूषण कुमार की फिल्म से तृप्ति को निकाल दिया जाएगा। आपको ऐसा लगता है? अरे कुछ तो दिमाग यूज करो मेरे भाई, मतलब दिमाग बिल्कुल रहा ही नहीं। अरे भाई साहब, उस फिल्म से कार्तिक निकल सकता है, डायरेक्टर निकल सकता है, तृप्ति नहीं निकल सकती। बात को समझ रहे हो कि नहीं? आप में से बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं कि मैं हमेशा माल की बात करता हूं, लेकिन मैंने कभी आप लोगों को दिखाया ही नहीं कि जो हमारे बॉलीवुड वाले हैं वो माल किस तरह से लेते हैं। खुशहाली कुमार की एक फिल्म आई थी स्टारफिश, आप लोगों को शायद पता हो या नहीं पता हो, क्योंकि वो फिल्म 12 बजे लगी थी, 3 बजे उतर गई थी, यानी कि बहुत बड़ी डिजास्टर फिल्म थी। खुशहाली कुमार ने माल फूक फूक कर उस फिल्म की शूटिंग की थी। जरा देख लीजिए खुशहाली किस तरह से माल फूक रही है। भाई साहब देख लिया आप लोगों ने, जब हमारे एक्टर शूटिंग किया करते हैं तो इस तरह से माल फूका करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर माल फूक कर एक्टिंग करेंगे तो ये बढ़िया एक्टिंग कर पाएंगे। वैसे तो सारी भोजपुरी फिल्में वाहियात होती हैं, गंदगी से भरी होती हैं। जो भोजपुरी एक्टर्स हैं वो भी सारे अनपढ़ गंवार लुक्खे हैं। इन्हीं में से एक है खेसारी लाल, जो एकदम अनपढ़ गंवार है। अपनी जिंदगी में ये कभी स्कूल नहीं गया। एक्चुअली ये बचपन में दूध बेचा करता था और फिर इसकी किस्मत अच्छी थी कि सिंगर बन गया, सिंगर बनने के बाद एक्टर भी बन गया। ये बदतमीज घटिया इंसान लड़कियों से किस तरह से बात करता है आप जरा सुन लीजिए। ये बड़ी है कि छोटी? ये छोटी है, बट इसका कुछ भी छोटा नहीं है। देख लिया आपने, सुन लिया आपने। ये अनपढ़ गवार लुक्खे भोजपुरी एक्टर्स लड़कियों से ऐसे बात करते हैं दुनिया के सामने ऑन कैमरा। जिंदगी मिले तो खेसारी लाल यादव जैसे जहां चाहता हूं वहीं पकड़ लेता हूं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इन घटिया लोगों पर एफआईआर क्यों नहीं होती, इन पर केस क्यों नहीं होता, ये लोग जेल क्यों नहीं जाते। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को तो आप लोग जानते ही हैं, ये पब्लिसिटी का भूखा है, इसको रोजाना पब्लिसिटी चाहिए। एक्चुअली इसकी जिंदगी का मकसद ही यही है, न्यूज में रहना, पब्लिसिटी पाना। और ये कमाल का आदमी है जिसके ऊपर कोई ना कोई केस रहता ही है। कभी ईडी का केस, कभी इनकम टैक्स का केस, कभी मुंबई पुलिस अरेस्ट कर लेती है, कभी इसके घर को सील कर दिया जाता है, कभी इसके ऑफिस को सील कर दिया जाता है। यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके साथ रहती ही है। 4-5 महीने ये बंदा जेल में भी रहकर आया। जब जेल से बाहर आया तो अपनी जेल यात्रा पर इसने एक फिल्म बनाई, और इसके जो घर के नौकर है उन्होंने भी उस फिल्म को नहीं देखा। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इस लड़के को फेमस होने का बहुत शौक है, इसको न्यूज में रहना बहुत अच्छा लगता है। यही वजह है कि अब ये एक पंजाबी फिल्म में हीरो बनकर आ रहा है। और फिल्म की हीरोइन पता है कौन है? हरभजन की वाइफ गीता बसरा। ये लड़की भी बेचारी मां बन चुकी है, लेकिन इसको भी न्यूज में रहना अच्छा लगता है। ये तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि जो लड़की एक बार हीरोइन बन गई वो मरते दम तक हीरोइन बनी रहना चाहती है। वो चाहती है कि जिंदगी भर लोग उसको पहचाने, उसके साथ फोटो निकाले। तो गीता बसरा का भी कुछ वैसा ही हाल है। ये मां बन चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन इस बेचारी को न्यूज में रहना है। और बस यही वजह है कि ये माताजी राज कुंद्रा के साथ इस फिल्म की हीरोइन है। बताओ क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में, समझ में बात नहीं आ रही। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसी फ्राइडे को कंगना की फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग चालू हो गई है। अगर आप लोगों को भी ये फिल्म देखनी है तो आप फौरन ही टिकट बुक कर लीजिए। इस फिल्म की राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, एडिटर है कंगना दीदी, लेकिन इस फिल्म की निर्माता है रेनू पिट्टी जी। एक बहुत बड़ी कंपनी है इज माई ट्रिप, उसका ओनर है निशांत पिट्टी, और निशांत पिट्टी की मां है रेनू पिट्टी जी। उन्होंने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। अगले फ्राइडे को अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स भी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की ट्रेंडिंग अच्छी चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को
बहुत बढ़िया ओपनिंग मिलने वाली है। उसकी वजह यह है कि 26 जनवरी एक फुल छुट्टी वाला दिन है। उस दिन पब्लिक घर से बाहर निकलती है, फिल्में देखना पसंद करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को बढ़िया ओपनिंग मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।